नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया है ताल ठोके का बहस का नंबर 1 शो। 4 से 44 सीटें, आप समझ रहे हैं, 4 सीटों से बीजेपी 44 सीटों पर आ गए है। 4 सीटों से 44 सीटें। क्या ये ओवैसी के किले में एक तरीके से बहुत बड़ी सेंध नहीं कहा जाएगा? क्या ये बीजेपी की धमाकेदार एंट्री नहीं है हैदराबाद में? मतलब हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जिसको राष्ट्रीय चुनाव की तरह लड़ा गया, उसकी टैली इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए ऊपर। बीजेपी इस वक्त 41 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएमआईएम जो है वो 44 सीट्स पर आगे चल रही है। किसका हैदराबाद? क्योंकि ये ईवीएम से नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ईवीएम से वोट नहीं, टैली लगातार अपडेट हो रही है। आपको बता दें, टैली लगातार अपडेट हो रही है, क्योंकि अभी जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें अब बीजेपी आगे हो गई है। अब बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी अब 44 पर है। बीजेपी 44 पर लीड कर रही है। ऑल इंडिया एमआईएम 41 सीट पर आगे है और टीआरएस बड़ी बढ़त के साथ 60 सीटों पर। देखिए 34 और 26 मिला लीजिए 60, मतलब 34 पर जीत गई है और 26 पर आगे, तो 60 सीटों पर लीड है टीआरएस को। ओवैसी की पार्टी को 30 सीटों पर जीत, 11 पर आगे, मतलब 41 सीटों पर ओवैसी की पार्टी आगे। पिछली बार 44 पर थी। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद चुनाव में टीआरएस को बड़ी बढ़त, लेकिन अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी 44 सीटों पर आगे चल रही है। एक बड़ी बढ़त यहां पर बीजेपी को हासिल होती नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम हैदराबाद के लोकल इलेक्शंस, नगर निगम के चुनावों को राष्ट्रीय चुनावों की तरह लड़ा गया। इसमें कई सवाल उठे। हैदराबाद जीता या भाग्यनगर? क्या निजाम कल्चर से मुक्ति का दाव चला? क्या जिन्ना वाला दाव चला? तुष्टीकरण पर क्या यह ग्रहण है? बंगाल में क्या भाग्य उदय होगा क्या इन नतीजों से, जो नतीजे हैदराबाद से हैं नगर निगम के? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द मैंने तेजस्वी सूर्या से बात की थोड़ी देर पहले। आपको सुनना चाहिए तेजस्वी सूर्या, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और यहां पर हैदराबाद में खासकर लंबे वक्त तक उन्होंने प्रचार किया, काम किया। सुनिए तेजस्वी सूर्या को। तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लगभग जो है तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ तेजस्वी सूर्या, आप जानते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी यहां हैदराबाद के चुनावों में, म्युनिसिपल चुनावों में। लेकिन तेजस्वी, आपने म्युनिसिपल चुनावों को राष्ट्रीय चुनावों की तरह लड़ा। 4 सीटों से यहां तक का सफर उम्मीद के मुताबिक? अमन जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। पंचायत चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव, हर चुनाव में 100% कमिटमेंट के साथ लड़ाना भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। आपको याद होगा, शायद 2 साल पहले जब गुजरात में अहमद पटेल जी की राज्यसभा सीट की चुनाव चल रहा था, हमारे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने देर रात तक उस चुनाव में शामिल हो गया था खुद। और जब वो बैंगलोर में आए थे, एक हमारा रीजनल चैनल ने एक इंटरव्यू किया था और पूछा, एक राज्यसभा सीट के लिए आप इतना लड़ाई क्यों किया? तब अमित शाह जी ने बोला, एक सीट नहीं, आधे सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी 100% कमिटमेंट के साथ लड़ता है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और पंचायत चुनाव, म्युनिसिपैलिटी चुनाव या जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट की, इसमें कुछ फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक फाइटिंग फोर्स है। जो भी चुनाव हो देश में, हर चुनाव को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव में नहीं लड़ते हैं, एक विचारधारा के लिए हमारा संघर्ष है। और इस विचारधारा के प्रति हमारा जो प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता हमारे जो कमिटमेंट है, इस प्रतिबद्धता के लिए हर चुनाव में हम संघर्ष करते हैं। आपकी हिंदी बड़ी शानदार हो गई है वैसे तेजस्वी। प्रतिबद्धता, संकल्प, ये प्रतिबद्धता या आपका संकल्प काम आया हैदराबाद या भाग्यनगर? अब देखिए, हम 4 सीट पे थे, आज हम 40 के आसपास पहुंच गए और आई एम श्योर वी विल डू मच बेटर। और आप ये मानना है अमन जी, ये लोकल इलेक्शंस है और इस इलेक्शंस को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। लोकल जो प्रशासन होती है, लोकल प्रशासन का बहुत बड़ा असर और इन्फ्लुएंस ऐसे म्युनिसिपल चुनाव में बहुत ज्यादा होता है।
परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी इन्फ्लुएंस है, हमारा ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ द टाइम्स टू कम। आने वाले दिन में जब तेलंगाना की जनरल इलेक्शंस होता है असेंबली का, आप मानकर चलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तेलंगाना में प्रशासन करने के लिए आने वाले दिन में प्रतिष्ठापित होगा। दिस इज सर्टेनिटी। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने ही। चेंज हैदराबाद का कैंपेन भी आपने, उस पर भी बहुत आप ट्रोल हुए थे। हैदराबाद या भाग्यनगर? भाग्यनगर या गोलकोंडा हैदराबाद की पहली नाम है, और जो लोग भारतीय संस्कृति पर और इस धरती की लॉन्ग स्टैंडिंग संस्कृति पर जिस लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है और श्रद्धा है, उन सब लोग भाग्यनगर ही मानते हैं। ये पॉलिटिकल चीज नहीं है, ये हमारे कल्चरल कमिटमेंट है, सिविलाइजेशनल कमिटमेंट है। आपने एक रैली मैंने सुनी थी जिसमें आपने ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार कहा था। हम सुबह से टीआरएस के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों ने बहुत ही पोलराइज करने की कोशिश की। बीजेपी का जो कैंपेन रहा वो रहा कि ओल्ड हैदराबाद पर स्ट्राइक से लेकर आपने कहा था कि जिन्ना के नए अवतार ओवैसी, विकास की बात नहीं की। तो क्या वोट पोलराइज हुआ, और हुआ तो कितना फायदा हुआ? जिन्ना के नए अवतार, तो क्या जिन्ना को भी वोट दिया क्या? सर ये नहीं, ये पोलराइजेशन का बात नहीं है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो आप देखिए, मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की हर विचार पर, इलेक्ट्रिसिटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस सब के प्रति हमारे जो कमिटमेंट है, हमारा विजन है, इसके प्रति हमारा बहुत स्पष्ट विचार मैनिफेस्टो में हम रखा है। और आज देश में तीन चीज, वो पंचायत चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव, हर इलाके में तीन विचार को जनता ने रिजेक्ट कर चुके हैं। एक है परिवारवाद, दूसरी है करप्शन फेड गवर्नेंस, तीसरी बात है हिंदू विरोधी राजनीति। इन तीनों बातों को पूरे देश में जनता ने तिरस्कार कर चुकी है। हैदराबाद में भी टीआरएस एमआईएम की हिंदू विरोधी राजनीति, टीआरएस एमआईएम की परिवारवाद की राजनीति और टीआरएस एमआईएम की करप्ट गवर्नेंस, इन तीनों मुद्दे के विरुद्ध जनता ने उनकी विचार प्रकट किया है, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ बीजेपी। लेकिन आप जिनको जिन्ना का नया अवतार कह रहे थे उनको खारिज तो नहीं किया ना? जिन्ना को भी, आपकी भाषा में कहूं तो जिन्ना को वोट तो पड़े हैं और सीटें भी आई हैं जिन्ना की आपकी भाषा में, तो वोट देने वाले कौन है फिर? सर, लड़ाई बहुत दूर तक है। वी हैव टेकन द फाइट स्ट्रेट इनटू हिज बैटल ग्राउंड। हैदराबाद में हमारे जो कार्यकर्ता है हर दिन ये लड़ाई करते रहते हैं, और लड़ाई का प्रारंभ है, और आप मानकर चलिए निश्चित तौर पर इस लड़ाई में भारत की जीत होगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगा। यू स्टैंड बाय योर स्टेटमेंट, जिन्ना का नया अवतार ओवैसी, जिन्ना के नए अवतार ओवैसी, यू स्टैंड बाय योर स्टेटमेंट? जिन्ना सर, जो बातें जिन्ना बोलते थे उसी भाषा की प्रयोग आज ओवैसी भी करता है, वही भाषा, and he speaks the same language of Jinnah, the same language of exclusivism, the same language of separatism, the same language of fanatic Islamism. Why am I wrong in calling him the modern day avatar of Jinnah? तो उनको वोट देने वाले कौन? गलत क्या है इसमें? वोट देने वाले, जिन्ना को वोट देने वाले को क्या कहेंगे फिर आप? सर, उनका ही फॉलोअर्स है सर, वो उनका फॉलोअर्स है, पर मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिन में उन सब लोगों का भी मन परिवर्तन होगा, और भारत के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की विचार प्रति उनका भी मन परिवर्तन होगा, एंड इन द कमिंग डेज वी विल बी एबल टू विन ओवर देम ऑल्सो। अच्छा, एक बड़ा सवाल इसमें यह भी, आपने निजाम कल्चर से मुक्ति, ये शब्द थे जेपी नड्डा के, अमित शाह के, बीजेपी के, आपके, कि हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्ति। क्या हैदराबाद को अपनी पहचान पसंद है? क्या हैदराबाद को निजाम पसंद है? पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं, ये भी हैदराबाद ने मैसेज दिया। शायद इस वजह से जो है अब ना भाग्यनगर
ना निजाम कल्चर से मुक्ति? तेजस्वी सर, ये निजाम कल्चर की बात आज का नहीं है, बहुत साल से हो रहा है। विशेष रूप में लास्ट 4-5 ईयर्स में 3-4 साल में ये केसीआर जी की जो गवर्नेंस मॉडल है वो निजामी कल्चर की गवर्नेंस मॉडल की तरह दिखते हैं। आप देखिए, पिछले 4 साल में वो सेक्रेटेरिएट में कितना बैठक लिया है, आप पूछिए मिनिस्टर्स को। नरेंद्र मोदी जी की हार्ड वर्किंग स्टाइल ऑफ गुड गवर्नेंस मॉडल एक है, और इसके विकल्प में केसीआर की फार्म हाउस मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो पूरे दिन फार्म हाउस में बैठते रहते हैं, किसी मिनिस्टर्स के साथ मिलते नहीं है, सेक्रेटरीज के साथ नहीं मिलते हैं। और फार्म हाउस मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है यही निजामी कल्चर है, और इस निजामी कल्चर और फार्म हाउस गवर्नेंस मॉडल के विरुद्ध लोगों ने आज वोट दिया है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल तेजस्वी, क्योंकि आपने कहा ये असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तो जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण वाली राजनीति है जिसको आपने निशाने पर लिया, क्या वो बंगाल के लिए भी एक मैसेज, क्या दीदी के लिए कोई मैसेज, क्या तमिलनाडु के लिए कोई मैसेज, अगले साल क्या केरल के लिए कोई मैसेज, बंगाल के लिए खासकर क्या माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पर कोई मैसेज देते हैं हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे? सर 100% मैसेज है, और सिर्फ दीदी के लिए नहीं या केरल के लिए नहीं, पूरे देश में भारतीय राजनीति का व्याकरण आज बदल चुका है। द ग्रामर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड, एंड परिवारवाद, भ्रष्टाचार और हिंदू विरोधी राजनीति, तुष्टीकरण राजनीति, इन सबके प्रति भारत में हर इलाके में जनता इसके विरुद्ध वोट देती रही है, और बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों ने, जनता ने उनकी विचार प्रकट किया है। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देयर इज नो मोर, द पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट एंटरटेन फैमिली रूल्ड पॉलिटिक्स, करप्शन पॉलिटिक्स एंड अपीजमेंट, minority appeasement politics. This is a message that Hyderabad has reiterated to the rest of the country. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी सूर्या, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कांग्रेचुलेशन, मेरे ख्याल से बधाई। 4 सीटों से यहां तक का सफर अच्छा रहा है, शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी आपका, बहुत बहुत। जी हाँ, 4 से 44 स्मिता प्रकाश एएनआई के एडिटर, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन साहब है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया एमआईएम से आदिल हसन साहब हैं, और बाबा फसीदुद्दीन टीआरएस से हैं। आप सबका स्वागत। सबसे पहले स्मिता प्रकाश, आपका ही मैं एनालिसिस जरूर जानना चाहूंगा। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम किसी म्युनिसिपल इलेक्शंस के रिजल्ट्स की कवरेज कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कोई नगर निगम के चुनाव है। इसको बहुत ही नेशनल जो है पर्सपेक्टिव से लड़ा गया, और रिजल्ट्स भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। स्मिता जी। और हम भी मीडिया में इसे कोई म्युनिसिपल इलेक्शन जैसे अहमियत नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की तरह इसे भी कोई गली क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। हम भी इसे कोई T20 वर्ल्ड कप मैच की तरह हमारी भी कवरेज चल रही है, चाहे आपकी हो या हमारी हो। तो और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी, क्योंकि चाहे नड्डा जी हो या अमित शाह हो या तेजस्वी, जिनका इंटरव्यू आपने लिया, स्मृति ईरानी, सबने यहाँ डट के कैंपेनिंग की है तेलंगाना में, और उनका मैसेज एक ही था कि जनता जो है वो त्रस्त है, और आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, आपको हमारी जरूरत है। चाहे लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं कि उन्हें जरूरत है, लेकिन बीजेपी का मैसेज पर अड़े रहना कि आप जो है वो निजामी कल्चर पर डिपेंडेंट थे, और वो दौर बदल चुका है, बाकी मुल्क में दौर बदल चुका है, तेलंगाना में भी बदलने का वक्त आ गया है।
टीआरएस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना नहीं चला शायद जितना बीजेपी को उम्मीद थी, पर यह जरूर हुआ है कि टीआरएस की जो ताकत थी वो सिमटती जा रही है। और केसीआर का जो एक निजामी कल्चर है, जो तेजस्वी सूर्या कह रहे थे कि 4-5 साल से, तो 3-4 साल से तो वो सेक्रेटेरिएट में गए भी नहीं, फार्म हाउस में बैठकर ही वाज एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो ये जो उनका परिवारवाद है, केसीआर को ये सब अब थोड़ा दूर होना पड़ेगा इस सब से, क्योंकि बीजेपी उसे मजबूर कर रही है। और बीजेपी सिर्फ केसीआर को ही नहीं मजबूर कर रही है, बहुत से नेता हैं जिनका पॉलिटिकल स्टाइल जो है वो बदल चुका है बीजेपी की वजह से। बस एक ही नेता है इस मुल्क में जो अपने राजनीतिक स्टाइल को ना बदलना नहीं चाहते, वो अभी भी छुट्टी मोड़ पे है 2014 से। टीआरएस भले ही जश्न मना रही है आज, और उनकी खुशी की मिठास को हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जितना उन्होंने सोचा था, जितने नंबर उन्होंने सोचे थे शायद कम आए हैं। और बीजेपी, उन्हें भी ये एहसास है कि बीजेपी जो है वो किले में, जैसे आपने कहा कि सेंध कर चुकी है, नहीं सेंध नहीं अमन, मैं तो मानती हूं कि किले में घुस चुकी है वो। एक हिंदी हिंदुस्तान पार्टी जो है नंबर 2 पोजीशन पे आ गई है। अगर अब आपके आंकड़े अगर हम देखें तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तक सिर्फ कर्नाटका में उनका वो था, क्या इन्फ्लुएंस था, तेलंगाना में तो वो 0 थे कुछ साल पहले, और अब देखिए कहां पर पहुंच चुके हैं वो। और ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज उनका पूरा स्टाइल फोकस डिफरेंट है। देखिए, अगर इसको हम 2016 से तुलना करें, ऊपर जो फिगर्स हैं, क्योंकि देखिए टीआरएस 99 से 60 पर पहुंच रही है, यानी कि यहां पर 39 सीटों का नुकसान टीआरएस को। और अगर ऑल इंडिया एमआईएम की बात करें तो 44 से 41, यहां 3 सीटों का नुकसान। और बीजेपी 4 से 44, शाहनवाज हुसैन साहब 4 सीटों से 44 सीटें, इससे भी ज्यादा सोची थी क्या, या ज्यादा आ गई? देखिए, मैं तो कश्मीर वैली में पार्टी की तरफ से पिछले 15 दिन से यहां हूं, और मैं कह रहा हूं कि हर जगह कमल खिल रहा है। हम कर्नाटक में पहले 4 एमएलए थे, 4 से 40 पहुंचे, और फिर हमने सरकार बना ली। उसी तरह हम यहाँ 4 थे और 4 से हम 44 पहुंचे। हर पार्टी नीचे जा रही है, बीजेपी ऊपर जा रही है। और आप ये देख लें कि पहले कहा जाता था, जो स्मिता जी ने कहा, हिंदुस्तान की पार्टी कहा जाता हमें, वो ऐसा नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी, समाज के हर वर्ग हमारे साथ खड़े। और ये सही है कि हैदराबाद में जिस तरह की पॉलिटिक्स, यहाँ थोड़ा सा टोकूंगा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, यहाँ थोड़ा सा टोकूंगा जी, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था जी 150 में से एक भी। अब देखिए, ये हम जब मैं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति, जो हाई पावर डिसीजन मेकिंग कमेटी है, उसका सदस्य हूं। जब हम लोग वहां भी उम्मीदवार तय करते हैं तो उसमें हिंदू और मुस्लिम देखकर कभी नहीं तय करते। अगर अमन चोपड़ा जी आप एंकरिंग कर रहे हैं तो कोई कहे कि जी मुस्लिम एंकर नहीं था, आप कर रहे हैं तो आप सबके लिए करेंगे, सबका एक पार्टी के लिए नहीं सोचेंगे। तो हमारा जो उम्मीदवार होगा, नरेंद्र मोदी जी सबके लिए सोचते हैं। ठीक है, मैं संयोग मान लेता हूं इसको, जैसा आप कहें। नहीं, आगे लेंगे, नहीं मिला, जी मैं कहता हूँ आगे लेंगे, लेकिन मैं आगे लेंगे मतलब, हाँ, इत्तेफाक ही मान लें आप। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी रैली में हमारे इतने कैंडिडेट हैं, मैं जानता हूँ। कोइंसिडेंस है। अमन जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हो रहा है, और हमारे 95% उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम है। इस पर तो आप कल से जरूर आएंगे, क्योंकि कश्मीर के चुनाव को किसान आंदोलन और फिर हैदराबाद का चुनाव हुआ। लेकिन ये सही है कि कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप जिस दिन कश्मीर का रिजल्ट आएगा उस दिन स्मिता जी और आप भी इसी तरह इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि देश के अंदर एक बड़ा चुनाव हो रहा है और लोग वोट डाल रहे हैं। तो मैं इस पर तो बाद में आऊंगा, जब आप कश्मीर पे डिबेट करेंगे। कल से जरूर आप इस पे शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, हैदराबाद ने मैसेज दिया है कि जो बांटने वाले लोग हैं उनकी बांटने की राजनीति नहीं होगी। और एक लाइन और कह दूं, 10 सेकंड दे दे, कि इस मुल्क में न कोई दूसरा जिन्ना पैदा होने दिया जाएगा, और किसी की सोच भी होगी जिन्ना जैसी,
उसको इस मुल्क के अवाम डेमोक्रेटिक तरीके से नीचे कर देगी। जिनको ये बात जिन्ना जान कह रहे लें। 41 इसलिए सीटें, कोई जिन्ना की सोच का आदमी जिनको अगर आपकी पैदा पार्टी भी जिन्ना हुआ तो जिन्ना जनता कह रही थी ना, उसको- सुनिए ना शहनवाज हुसैन साहब, मैंने तेजस्वी सूर्या से भी पूछा, जिनको आप जिन्ना जिन्ना कह रहे हैं ना कि जिन्ना के नए अवतार, इनको ऑल इंडिया एम की 41 सीटें हैं, 41, तो आदिल हसन साहब 41 सीटें, मतलब पोलराइज हो ही गया वोट कैसे भी करके। आदिल हसन आप लोग को बिना जिन्ना के नाम लिए हुए, पाकिस्तान के लिए हुए बिना खाना तो पछता नहीं है बीजेपी को। इस लोकल मुद्दे पे तो चुनाव बीजेपी ने लड़ा नहीं, उसको तो फ्लड में आया, उसका एक भी नेता बीजेपी का दिखा नहीं। इनको सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, रोहिंग्या, इनको यही समझ में आता है, इसलिए जनता ने इनको तीसरे पोजीशन पे ला दिया। हम ही और इनके ये जो तेजस्वी सूर्या ने जो कह रहे हैं जिन्ना को लाल कृष्ण आडवाणी जी जाकर वहां पर सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दिए थे। बिरयानी खाने प्रधानमंत्री वहां जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ। एमआईएम के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर किस मुंह तोड़ तरीके से जवाब पाकिस्तान में दिया था, ये शहनवाज साहब को और सूर्या को सुना दीजिए। आदिल भाई फिगर्स पर बात करें। यस, आपकी कितने सीटें थी फिगर्स पर बात 2016 में? कीजिए। कितनी सीटें थी? मेरी 44 सीट की, उससे बढ़ेंगे, ये आप लिख लीजिए। अभी कितनी है? अभी मेरी 45 कम से कम होगी। ठीक है, और बीजेपी की कितनी स्टूडियो थी? में आप दिल्ली में बैठे हैं, बीजेपी की कितनी थी? दिल्ली में आपको फ्री जी। आज दिल्ली में आपकी बीजेपी की फ्रीक्वेंसी कितनी थोड़ी थी? लेट लगती है, क्योंकि अशोका रोड आपसे नजदीक ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी उधर की ज्यादा आती है। ठीक है, बीजेपी ने होम मिनिस्टर को उतार दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतार दिया, पूरी टीम को उतार दिया, तभी मेयर नहीं बन पाया। इस पर आपको चर्चा नहीं करना है। नहीं, आदिल मैंने वो पूछा ना आदिल, बीजेपी 4 से 44 और आप 44 से 41, कौन जीता? अरे भाई 44 में 30 सीट नहीं पार करेगी पे निकाल लें गुस्सा। 30 सीट नहीं पार करेगी। आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, क्यों इतनी दरबारी कर रहे हैं? 30 सीट नहीं पार करेंगे। आंकड़े बताना दरबारी करना होता है क्या? आंकड़े बताना दरबारी करना होता है क्या? आप कहां से ये सब सीख नहीं पार करेगी? चैलेंज। अभी तो फिगर्स बता रहा हूं ना मैं ऊपर, अभी के हिसाब से जो लीडिंग है, जो होगा वो तो आगे देखा जाएगा ना। आदिल भाई, आदिल हैदराबाद, आदिल मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ आदिल, जब रिजल्ट आएंगे तब अलग। अभी के हिसाब से तो जो लीडिंग है वो तो बीजेपी लीड कर रही है ना 44 पर। आ चुका है। आपकी टीम गलत अपडेट करिए, जाके चेक कीजिए। बीजेपी 30 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों इतना दरबारी करते हैं? ऐसा बात में इतनी जो मक्कारी और अय्यारी है क्यों करते हैं? स्ट्रेट सवाल नहीं पूछा जाता है। पूछिए कि जी बीजेपी ने होम मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी टीम को आप बताएंगे क्या पूछना है? आदिल आप बताएंगे क्या पूछना है? आप बताएंगे क्या? अभी तीसरे नंबर पर है। ये मक्कारी अय्यारी, ये भाषा का इस्तेमाल ना करें। सुन रहे हैं आप? मैं आपको समझाऊं आदिल, आपको बुलाया आपका पक्ष जानने के लिए, आपको बुलाया आपका पक्ष जानने के लिए। आप भाषा ये मक्कारी अय्यारी ये सब आप ओवैसी साहब के नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। क्यों नंबर बढ़ाने के लिए ओवैसी साहब से डांट फटकार पाएंगे आप? सुन रहे हैं आप? जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, दरबारी पना उनके लिए आप कर रहे होंगे। देखिए, आप दरबारी कर रहे थे तो दरबार को दरबारी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर आदिल भाई, आदिल ओवैसी साहब फटकार लगाएंगे आपको। आपने किस तरह की जबान, किस तरह की भाषा बोली जा रही है? चलिए स्मिता प्रकाश, चलिए ठीक है, हो गया। ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, ये लोग जाने जा रहे हैं। किसको बोलना है? शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, शहनवाज भैया आपको बोलने का देखिए इनकी सीटें घट रही है, वो इरिटेटेड है, गुस्सा सी न्यूज पे क्यों निकाल रहे हैं? बात यह है कि अशोका रोड पर तो ओवैसी साहब रहते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप बिहार की एक लोकसभा किशनगंज, जहां से मैं सांसद रहा हूं, वहां से 5 सीटें जीत के आ गए, और एक आध सीट तो ऐसी थी जिनको आरजेडी ने एमएलए में टिकट नहीं दिया, आपने दे दिया, वो जीत के आ गए। इतना इतरा क्यों रहे हैं? पूर्णिया नहीं है वो, आपको नहीं मालूम? पूर्णिया नहीं, वो किशनगंज लोकसभा की 82 सीट है, वो जिला पूर्णिया है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोगों को। आप जिस तरह वैसी पूर्णिया में नहीं आता आप अपना जानकारी ठीक कीजिए भाई। वो किशनगंज लोकसभा में आता है। नहीं, किशनगंज लोकसभा में आता है। नहीं पता है ना? हाँ, लेकिन नहीं, वो किशनगंज लोकसभा में आता है। अरे भैया नहीं पता, मैं वहां से एमपी रहा हूं, आपको पता नहीं है? बिना जाने पहचाने आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किशनगंज लोकसभा में आता है अमौर, और किशनगंज लोकसभा में आता है बैसी। आपने एक लोकसभा में 4 सीटें जीत ली और जाकर एक जो कि आपने जीत ली। अरे इनको नहीं पता है ना? मैं कह रहा हूँ एक लोकसभा में जाकर आपने लोगों को भड़का दिया। हाँ, अरे भाई
इनको ICC चुप बीजेपी कीजिएगा। को पहली बार हराया, मैंने देखा ये कौन साहब है, इनको कहिए ना कि डिबेट की परंपरा होती है। वो पहली कभी बार है, उनको एंकर नहीं को पता, गाली, कभी सलीका गलत नहीं आता, बयानी। सलीका नहीं मैं आता, कह रहा उनको हूं मौका देना चाहिए। कोई नहीं, असदुद्दीन और आदिल 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 हमसे आदिल आदिल एक मिनट रुकिए अब आप, आदिल एक मिनट रुकिए, जरा रुकिए एक मिनट, संयम आदिल से बात कीजिए। आदिल जब एक शख्स बोलता है दूसरा नहीं बोलता, ये परंपरा है डिबेट की, इसको समझ लीजिए आदिल भाई। पहली बार आदिल आदिल आप शायद पहली बार आए हैं, ना आपको सलीका है ना आपको तरीका है। मैं समझा रहा हूँ जब एक शख्स बोले तो दूसरा नहीं बोलता है। अब रुक जाइए, सुन लीजिए आराम से एक एक करके। आदिल भाई एक मिनट रुक आप जाइए, शहनवाज क्यों बोलेंगे? आदिल रुक उनके जाइए, ऊपर आदिल contradict कर सकते हैं। आदिल रुक जाइए। ये शहनवाज हुसैन, उसके बाद स्मिता प्रकाश, पहले शहनवाज हुसैन। अब आप बोलिए, बीच में ना बोलिए आदिल, भैया, मैं आपके पास आऊंगा, आपका नाम लूंगा तब बोलेगा देखिए आदिल। मैं कोई आपके बीच में नहीं, नहीं बोलेगा, आई मेक ना श्योर। चलेंगे। बोलिए शहनवाज हुसैन। देखिए मैं इनसे कह रहा था किशनगंज लोकसभा की 4 सीटें और एक अररिया में जो जोकीहाट है उसकी एक सीटें क्या जीत गए, इतना इतरा के मत चलिए। हमें मालूम है, जब मैं सांसद था तो जोकीहाट भी मेरे ही क्षेत्र में था, वो अब अलग हुआ है। वो अररिया जिले 3 जिले की वो सीटें थी। मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दूं। दूसरी बात यह है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी जज्बाती तकरीर से अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर से पूरे समाज, मुस्लिम समाज को आप टकराव के रास्ते पर ला दें, ये नहीं चलने वाला है। इस मुल्क में आज भी आपको चुनौती दी जाती है सब जगह। आप तो पूरे बिहार में सब जगह जाते हैं, लेकिन आप जोड़ने की बात क्यों करते हैं? आपकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, किसी और के लिए जगह ही नहीं है वहां। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो नफरत की सियासत वो लोग कर रहे हैं, ये नफरत की सियासत को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां गई है। हम तो सबको साथ लेकर चलने गए हैं। हैदराबाद के अंदर जिस तरह टीआरएस ने वो सही कहा, जब हम निजामी हुकूमत कहते हैं तो कहने का मकसद ये होता है कि निजाम से भी बड़े निजाम हो गए हैं केसीआर। वो अपने घर से निकलते नहीं, उनको कोई ज्योतिषी कह देता है, ऑफिस में नहीं बैठना तो ऑफिस में नहीं बैठते हैं। और पिछली बार भी लोकसभा में हमने चुनौती दे दी थी, अब नगर निगम में हमने घंटी बजा दी है। और मैं मानता हूं 4 से 44 कोई पार्टी गई है आज तक? हम 4 सीट थे, अगर कोई बढ़ी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और मान लीजिए कि अगली पार्टी और अगली हुकूमत बंगाल और तेलंगाना में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अरे हम तो कश्मीर वैली में हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आए थे लड़ने? होगा ना, क्यों नहीं आए थे MIM लड़ने के लिए? 44 से यहाँ भाग्यनगर नहीं होगा ना। भी अरे देखिए अभी तो हैदराबाद है सर, अभी हैदराबाद है। हम हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ रहे थे नगर निगम का, तो अभी उसी पे बात करेंगे। जब भागनगर की बात होगी तो भागनगर पे बात करेंगे। भागनगर की बात तो आपने अभी तो मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ने तो करी थी, मैं अपनी योगी आंखों से आदित्यनाथ ने देख करी रहा हूँ। अरे वो सर अब मैंने आपसे ये कहा ना कि अभी तो हम 44 पर हैं, 4 से 44, तो बड़ा दिल रखना चाहिए। ठीक है, अगर ओवैसी साहब होते तो जरूर मुझे मुबारकबाद देते कि भाई 4 से 44 पहुंच गए, क्योंकि वो शाइस्तगी कभी नहीं छोड़ते बातचीत में। अमन चोपड़ा, आप इतना याद रखिए, वो आपको कभी मक्कार नहीं कहते, कभी अय्यार नहीं कहते। जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है ना, उससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर कोई पार्टी, हाँ कोई भी आदमी अगर 4 से नहीं, एकदम नहीं, मैं यही कह रहा हूं एकदम मत पड़िएगा उनके लेवल पे। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 4 से 44 गई है। और मैं श्रीनगर में बैठकर यहां से जुड़कर आपको कहता हूं कि यहां भी डल लेक में कमल खिला हुआ नजर आएगा। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर कमल खिला हुआ नजर आएगा। कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। एएनआई की रिपोर्ट देख लीजिए, किस तरह बीजेपी का झंडा ये कश्मीर में लोग लहरा रहे हैं। ठीक है, अब पूछ लीजिए, उनके पास रिपोर्ट है। डेंट तो किया ना बीजेपी ने, ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। बोलिए आदिल। किस चीज में डेंट किए? भोलकपुर जो स्टेट होम मिनिस्टर का, वहां हम लोग जीते हैं। हम लोग अब तक 32 सीट जीत गए हैं। आप बीजेपी सिर्फ अभी 18 सीट जीती, आप 44 कर रहे हैं। आप लेटेस्ट रिपोर्ट की बात कीजिए, आप जो ट्रेंड की बात, अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट चेक कर आप बात कीजिए। और शहनवाज साहब को इतनी मुसलमानों से हमदर्दी है तो पूरे बिहार में भी एक भी मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, झारखंड में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक भी मुसलमानों को नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, मध्य प्रदेश में नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। शहनवाज साहब इतनी हमदर्दी जो कर रहे हैं तो जरा कुछ देना भी पड़ता है, कुछ कदम आगे भी बढ़ाना पड़ता है। आप जरूर डल लेक में बैठे हैं, अच्छी बात है, आप वहां बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बायसी और अमूर और अररिया की इसलिए कि मैं, आपका कहना सही है कि पार्लियामेंट में पड़ता है, लेकिन लोकसभा किशनगंज जरूर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर उसका है बायसी असेंबली का, और अमूर असेंबली का वो पूर्णिया है, और जोकी का वो अररिया। ठीक है,
समझे। और आप इतना टिकट दे दिए, शहनवाज साहब को राज्यसभा बीजेपी भेज दे, तब समझेंगे कि बहुत उदार है। शहनवाज साहब को भेज के दिखाए बीजेपी। 6 साल से तो वेटिंग पे है शहनवाज साहब। अब उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ हो जाए हम लोग के बोलने पर। और हैदराबाद में आप मेयर बनाने आए थे, आप 30 सीट थोड़ा समझने दीजिए। अब एक मिनट स्मिता प्रकाश, थोड़ा समझने दीजिए। स्मिता प्रकाश, वोट पोलराइज हुआ मेरे पे क्या, और हुआ तो किसको कितना फायदा हुआ? क्योंकि यहां पर भी स्ट्राइक, ओल्ड हैदराबाद में रोहिंग्याओं पर स्ट्राइक की बात की गई, जिन्ना, नया अवतार, भाग्यनगर, वो तमाम चीजें। वहां 42%, 52% की भी लड़ाई थी। क्या वोट पोलराइज हुआ या रिवर्स पोलराइज भी हुआ? रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, इसलिए बीजेपी 44। देखिए, पोलराइजेशन से जो वोट बटा है वो आई थिंक बाय द टाइम द कंप्लीट रिजल्ट्स कम, तब तक आपको पता लग जाएगा। लेकिन न्यू स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, कांग्रेस, देखिए राज्य बना क्यों? राज्य इसलिए बना क्योंकि सोनिया गांधी ने बनाया। मलाई खा गए कौन? टीआरएस खा गई। और इस बात का कांग्रेस को जरा भी दुख नहीं, मतलब रोष होना चाहिए, रोष भी नहीं है, दुख भी नहीं है। और आलस का ये आलम है कि कांग्रेस में जो हर स्तर पर देख लीजिए आप, ना उन्होंने कैंपेनिंग की, ना उनके कोई झंडे थे, ना उनके कोई पोस्टर थे, ना उनका कोई नेता था। और ये राज्य बना कांग्रेस की वजह से, नहीं तो नहीं बनता। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था और ये बना उनकी वजह से। और लेके कौन गए सीट? यहां पर आदिल बैठे हुए हैं एआईएम के, वहां पर शाहनवाज बैठे हुए हैं बीजेपी के, टीआरएस लेके गई। इलेक्शन हारने के बाद हर पार्टी में एक मायूसी फैलती है। कुछ दिनों के बाद वो उठ खड़े होते हैं, एक जागरूकता होती है, एक मंथन होता है, मीटिंग्स होती हैं कि क्या गलती हुई, क्यों हारे हम। बिहार के बाद थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी ना, थोड़ी बहुत जागरूकता होनी चाहिए थी कि हम इलेक्शन हार गए, चलिए तेलंगाना में चलते हैं, वहां पर करते हैं ना, वहां पे भी कुछ भी नहीं। मिलकर सुधारने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता, अभी तक कोई तैयार नहीं है। मतलब आलाकमान के साथ कोई विचार विमर्श करने को तैयार नहीं है। और ये यहां पर आप अगर 2009 देख लीजिए, क्लीन स्वीप था, और वहां से डेसिमेट होकर नंबर देख लीजिए कहां तक पहुंच गए हैं, खत्म बिल्कुल। मतलब छुट्टी पे चला जाता है उनका लीडरशिप। 2023 के लिए बीजेपी के लिए अब संभावनाएं खुल गई है। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ टीआरएस, नॉट बिकॉज ऑफ एआईएम। खुल गए क्यों? क्योंकि कांग्रेस की वजह से। वो छुट्टी पर गए तो 2 आ गई, वो ना छुट्टी पे जाते तो 2 भी नहीं आती। हाँ, ये कह सकते हैं आप। लेकिन आपने सवाल उठाया था भाग्यनगर और हैदराबाद का जो निजामी कल्चर है, क्या वो स्वभाव, वो माहौल, उसको बदलने के लिए जो बीजेपी ने जो कहा था कि एक निजामी कल्चर को हम बदल देंगे। देखिए, हर शहर का एक कल्चर होता है, और अब आप उस कल्चर पर अगर आप वार करेंगे सीधे तौर पर, स्ट्रेट अवे, एक ही झटके से, तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। शायद उस वजह से बीजेपी के उतने नंबर नहीं आए जितने की, जैसे आप लखनऊ में बात कर लीजिए। जब आप लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको अगर आप अटैक करेंगे तो इतनी इजीली लोग नहीं मानेंगे उसको। इट्स ए स्लो प्रोसेस जो होता है। तो शायद इस वजह से बीजेपी के इतने नंबर नहीं आए जितने उन्होंने सोचा था। और ओवैसी साहब जो है, उनका जो मैसेजिंग था उस पर भाग्यनगर और हैदराबाद को लेकर, शायद वो मैसेजिंग सक्सेसफुल हो चुका है। चाहे बीजेपी उसे जिन्ना की मैसेजिंग, जो भी व्हाटएवर वुड दे वांट टू कॉल इट, द फैक्ट इज कि वो मैसेज जो है लोगों ने उसे स्वीकार किया है, ओवैसी साहब के मैसेज को। मेरे ख्याल से आपका उस तरफ इशारा कि जैसे बंगाल में तो बंगाली अस्मिता पर चोट नहीं, कहीं और है तो वहां की अस्मिता। क्या ये शहनवाज हुसैन साहब जब कहा गया कि निजाम से मुक्ति, तो ये हैदराबादी अस्मिता पर चोट हो गई एक तरीके से? मतलब हैदराबाद अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को छोड़ने को तैयार नहीं था, वो रेजिस्टेंस थी उनकी। देखिए, निजामी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जो नवाबी टाइप का बिहेव है केसीआर का, किसी से मिलना नहीं, मिनिस्टर से नहीं मिलना, ऑफिस नहीं जाना, मुख्यमंत्री के नाते कहीं पर जाना आना नहीं, ये उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जब रैली में बोला तो ये समझाया इलाके में ये सही है कि हम जब नहीं, अभी समझा रहे हैं ना, मतलब अब तो वोट पड़ गया ना। तो हमसे आपने आज ही पूछा है तो मैं नहीं, वोट पड़ गया ना। जो असल में जो स्मिता प्रकाश ने कहा, मैसेज शायद गलत चला गया। जी,
वोट शहनवाज हुसैन, पड़ शायद- गया। मैं आपको कह रहा हूं शायद मैसेज गलत चला इस गया। चुनाव का देखिए, इस चुनाव का मैसेज क्या है जी, इस चुनाव का मैसेज ये है कि सारी पार्टियां घट रही हैं। एक ही पार्टी है जो हैदराबाद में, जो वहां विधानसभा में, तेलंगाना में दस्तक दे रही है कि ये सब जाने वाले हैं और हम आने वाले हैं। इसलिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि तेलंगाना और बंगाल ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां हम पहले बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें हम दोनों जगह अगली सरकार बनाने वाले हैं। यानी अभी बंगाल बनाएंगे, उसके बाद अगला राज आएगा। और भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी, तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो, और आप ये देख लें आंध्रा में भी और खासकर केरल में भी, क्योंकि कांग्रेस जा रही है पूरी तरह, बोरिया बिस्तर बांध रही है कांग्रेस। मैं तो ये देख रहा था, आज कांग्रेस का नाम अदर्स में था, आपने अलग लिखा है। कई न्यूज चैनल पे अदर्स में 2 सीट दिखा रहे थे, और कांग्रेस के नेता, ये सही है कि जैसे बिहार में उनको कुछ सीट मिल गई, यहाँ भी 2 मिल गई, क्योंकि ये लोग 2 इनके नेता नहीं गए। जो 2 इनके नेता है, अगर ये चले जाते तो शायद अदर्स की तरह 0 आता। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये क्यों कहते हैं लोग कि बीजेपी के ये नेता आ गए, वो नेता आ गए। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं, और जब चुनाव होता है, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। क्या हम एनओसी लेंगे अन्य दल से कि हम जाएं या न जाएं? यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, और पूरी ताकत से हम घाटी के अंदर भी लड़ रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जो लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं है, तो अब कन्याकुमारी भी जीतेंगे और कश्मीर भी जीतेंगे। तेलंगाना में भी हमने पूरी तरह से ऐलान बजा दिया है। अब घंटा बच गया है, बीजेपी आने वाली है और केसीआर जाने वाले हैं। आदिल, आपने बीजेपी की कितनी सोची थी कि इतने आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे इनकी? कितनी सोची थी आपने? बीजेपी थर्ड पोजीशन पे थी और थर्ड पोजीशन पे है तेलंगाना में। कितनी सीटें सोची थी? हैदराबाद की आवाम ने जो सोचे थे, बीजेपी को जो सोचे थे वही आया। जो बीजेपी जिस जगह पे थी, अभी आप तीसरे पर है। नहीं, हम तीसरे पे नहीं, आपको जानकारी नहीं है। हम आप शाम में 1 घंटा बाद मिलिए, आपको पता चल जाएगा। 1 घंटे बाद क्या होगा आपको पहले से पता है? आपको फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा, ये सब पता है। वहाँ रिजल्ट आ चुका है, आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। अच्छा, बता दीजिए नंबर, लेटेस्ट बता दीजिए। वैसे हाँ पता होना चाहिए, बताइए ना, लेटेस्ट आप बता दीजिए। एकदम बीजेपी 16 सीट जीती है, 35 सीट एमआईएम जीती है, 66 सीट टीआरएस जीती है। तो 150, ये तो 100 150 के आगे आपकी मैथमेटिक्स को क्या हो गया है? सुनिए सर, दोबारा बोलिए, मैं नोट कर रहा हूँ, दोबारा बोलिए, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, नोट कीजिए। हाँ बताइए, बताइए। हाँ बताइए। 35 जी 35 एमआईएम, 35 एमआईएम, 35 एमआईएम, 40 के आसपास है। अच्छा, और बताइए नेक्स्ट। 16 बीजेपी, 16 बीजेपी, और जी, और बस हो गया। ये तो 50 हुई ना सर, ये तो 51 हुई ना, 51 हुई। और टीआरएस कितनी? 66। तो ये हो गई 116 सीटें। कितनी है जी? बाकी 150 सीटें हैं। 150 है, तो 150 में से 116 का क्यों बता रहे हैं? 111 सीट पे लीड कर रहे हैं, एमआईएम लीड कर रही है। सर सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी जानकारी थोड़ी कम है। सुन लीजिए आदिल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता होता तो पूछ लेना चाहिए, छोटा नहीं हो जाता। मैं बता देता हूँ, इसमें एक होता है रिजल्ट, एक होता है लीड। सुन लीजिए, एक होता है रिजल्ट, एक होता है लीड। रिजल्ट्स आप मेरे ख्याल से रिजल्ट्स बता रहे हैं। लीड जो है ना, जैसे बीजेपी अगर, सुनिए, अब बीजेपी अगर 15-16 पर जीती है तो 26 पर लीडिंग पोजीशन पर है, समझ रहे हैं? तो वो 44 हुआ। आपको पता नहीं है शायद, थोड़ा आप शायद पहली बार चुनाव के नतीजों वाले दिन बैठे, हमें नहीं पता था, आपकी जानकारी कम है। सुन लीजिए ना, अब देखिए, अब नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं हो जाता जानने से। आपको बोलने से नहीं, 35 सीट जीत चुकी है। कौन जीत गया 35? सर 150 सीटें हैं, 150 नहीं पता है। अरे नहीं पता तो पूछ लीजिए, स्मिता जी भी बैठी है, एनआई की एडिटर है, आपसे ज्यादा जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती हैं। शहनवाज हुसैन साहब बैठे हैं, अभी आप नए नए आए हैं राजनीति में, आराम से, थोड़ा कंट्रोल। नहीं पता आपको, मक्कार और ये सब आप कह देते हैं, ये आपकी अज्ञानता है। चलिए कोई नहीं, आपको बीजेपी से ज्यादा अगली बार बोलेंगे। सर टीआरएस को जिता रहे हैं तो बीजेपी, अब हम तो टीआरएस को जिता रहे हैं अभी के हिसाब से। अच्छा, क्या करें, आपकी पार्टी को जिता रहे हैं, बदल दें। आप 3 नंबर पे हैं, ये आपको 1 नंबर पे दिखा दें भाई। आपको
बीजेपी क्या इन्होंने एक नंबर पे अगर टीआरएस लिखा है तो टीआरएस से ज्यादा मोहब्बत आदिल है? भाई 150 यानी सीटें, चैनल तय आपको नंबर करेगा। ही नहीं पता है। 150 सीटें आदिल नहीं भाई, देखिए बीजेपी, मुस्कुरा रहे हैं आदिल, 150 सीटें हैं। पहले आपने पढ़कर तो आइए। हमें 30 बता दिया। मैं तो आपको कह रहा हूँ इसमें मत जाइए। अरे इनकी मैथमेटिक्स पे मत जाइए जनाब। अमन जी, नहीं ओवैसी साहब भी हंस अमन रहे जी, हैं, एक इनको चीज देख के किसको है, भेज दिया। एक चीज है कि शहनवाज साहब उनके के लिए नहीं, शहनवाज साहब के लिए दुआ करते देखिए हैं। एक चीज नहीं मैं पहली बार था, कश्मीर मुझे में भी नहीं मेहनत पता था करें, आदिल भाई। शायद इनके लिए दुआ करता हूं। ठीक है आदिल भाई मेरे को भी नहीं पता था। चलिए, आप पहली बार शायद डिबेट में बैठे हैं। देखिए, आपने जैसे चुप शब्दों का रहिए। इस्तेमाल किया, आपने मक्कार और अय्यार और पता नहीं क्या क्या कहा मेरे लिए, मैंने फिर भी आपको मौका दिया। मगर इस तरह से डिबेट नहीं होती है सर। सीनियर लोग हैं पैनल पर, तेजस्वी बहुत सूर्या, बड़ा स्मिता दिल है प्रकाश, आनंद जी आपका। सीनियर लोग हैं। आपको मौका दिया। ओवैसी साहब भी हंस रहे होंगे, किसको बिठा दिया। पार्टी का कम से कम सम्मान रखें। चलिए रुकिए, अब छोड़िए, अब नहीं पता आपको। 150 सीटें, स्मिता प्रकाश, हो गया। स्मिता प्रकाश, मुझे ये बताइए, क्या बंगाल पर असर, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेकर कोई मैसेज, क्या तमिलनाडु, क्या केरल, कोई मैसेज है? क्योंकि बीजेपी 4 से 44, ये मेरा सवाल है। स्मिता प्रकाश जी। जी, बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है, वो मशीनरी जो है बिहार के इलेक्शन के बाद सीधा बंगाल पर स्टार्ट हो गई थी। मतलब अमित शाह जी सीधा बंगाल पहुंच गए थे, वहां पर शुरुआत हो चुकी है। और आज आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने फोन करके दिल्ली के किसानों से बात की। दिल्ली के पॉलिटिक्स या फार्मर पॉलिटिक्स के साथ ममता बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वहां पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरुआत हो चुकी है वहां पर। और ये जो तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है वो अलग ही थी, लेकिन यहां पर भी जो हुआ है, जो आपने देखा ओवैसी साहब का जो कैंपेन स्टाइल है, अब अगर वो बंगाल में वही स्टाइल इस्तेमाल किया जाएगा तो आप देखेंगे कि ममता बनर्जी इज गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर जो उनका वोट बैंक है उस पर सेंध जरूर पड़ने वाली है अगर ओवैसी साहब उसी लेवल की कैंपेनिंग करेंगे जितना उन्होंने तेलंगाना में किया है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आदिल साहब यहां पर जो इतना खफा हो रहे हैं किस बात पर। आदिल साहब, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। रिजल्ट्स आपके अच्छे आए हैं। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डिबेट दैट यू शुड डू। आप पॉलिटिक्स में अभी नए नए आए हैं शायद, तो आपको सीखना चाहिए दैट यू हैव, देयर शुड बी ग्रेशियसनेस इन विक्ट्री एज वेल एज लॉस। ये आप सीखेंगे शायद ओवैसी साहब से ही सीख लीजिए। नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी उनको नहीं देखा ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, तो आप भी अगर ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन स्मिता जी, ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ ओवैसी ने अगर अच्छा किया तो बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान, लेकिन ओवैसी का अच्छा करना बंगाल में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। जैसे ओवैसी ने अच्छा किया बिहार में, तो महागठबंधन जो है उसको नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ। अगर ओवैसी अच्छा करते हैं बंगाल में तो दीदी को नुकसान होगा, और ओवैसी का अच्छा करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता प्रकाश जी आपका, शहनवाज हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही आदिल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, ताल ठोक के देख रहे हैं, आदिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.